हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपी 78 क्लासेस। आशा करते हैं आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी और उसमें जो हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर चल रहा है आपने उसको पढ़ा होगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत सारी हेडिंगें इसमें कंप्लीट करा दी हैं और बिल्कुल आपके शब्दों में आपको समझाया है। आपके शब्दों में हमने आपको समझाया है ये चैप्टर बिल्कुल आसान शब्दों में, ठीक है। क्योंकि ये जो हिस्ट्री है इसको पढ़ने का एक तरीका होता है, क्योंकि हिस्ट्री को आप जब जिस काल में है उसी काल में खुद को महसूस करिए, बिल्कुल अच्छे से इसको समझते जाइए। कभी भी आपको ये ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि अगर हमने आपको कम से कम नहीं तो 50-60 पन्ने का नोट्स पकड़ा दिया ना तो आप उसको पढ़ोगे नहीं। बस रोज़ 10-10, 15-15 मिनट की, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट इसी में हमारी इतनी में कहानी होती है और इसको सुनते जाइए। जितनी भी डेली वीडियो आ रही है आपका चैप्टर ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा और जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे आप उस कहानी के थ्रू, जो हमारे नोट्स यहीं पे बनवा दिए जाते हैं क्लास में, जो हमारा इंपॉर्टेंट है उसको हम लिखवा देंगे और जो सुनने मात्र से हमारा काम हो सकता है, जो याद हो सकता है उसको हम बता के काम चला सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो हमको लिखना है हर चीज़ लिखने पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है। कुछ दिमाग में भी याद होना चाहिए, ठीक है, कुछ दिमाग में भी याद होना चाहिए। क्योंकि देखिए आप अगर आज क्लास 12th में, ठीक है, क्लास 12th में है तो आप आज लगाते हैं, जैसे कि आप सारणिक लगाते हैं, ठीक है, आप व्यू लगाते हैं, आप लगाते हैं जो हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का यानी त्रिकोणमितीय फलन, तो आप उसको भी लगाते हैं। तो उससे क्या होता है आपको, तो आप वो थोड़ी ना लिखते साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू कर्ण बटे आधार, ठीक है। तो ये थोड़ी ना लिखते हैं। तो इससे क्या होता है, लाल बटे कक्का आप देखेंगे, आधार बटे कर्ण। तो इससे कॉस का मतलब ये थोड़ी ना आधार बटे कर्ण आप इसमें लिखेंगे, आप सवाल लगाएंगे और देखेंगे जहाँ कॉस का आधार बटे कर्ण आ रहा है वो मान आप तुरंत रख देते हैं। तो आप क्या हर जगह ये लिखते हैं क्या? तो वैसे ही हर चीज़ क्या होता है, लिखने पे नहीं छोड़ सकते, ठीक है, लिखने पे नहीं छोड़ सकते हैं। कुछ चीज़ें हमको याद करके चलनी पड़ेंगी। ये चीज़ आपको याद होगी, ठीक है, ये चीज़ आपको याद होगी। साइन का हमारा होता है लंब बटे कर्ण और कॉस का होता है आधार बटे कर्ण और लंब का हमारा होता है आधार का होता है लंब बटे आधार, ठीक है। तो ये हमारा होता है कॉस टेन थीटा, ठीक है। कॉस का क्या, साइन का क्या होता है लंब बटे कर्ण, कॉस का हमारा क्या होता है आधार बटे कर्ण और टेन का क्या होता है लंब बटे आधार। तो आप हर जगह ये क्या पढ़ते हैं, क्या हर जगह ये करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि आपको ये याद हो चुकी है। नहीं तो आपको अगर आपको आज लंबा से सवाल दे दिया जाए ट्रिग्नोमेट्रिक का, अब आपसे कहें कि ये सॉल्व करिए, तो क्या आप इसको लिखोगे? नहीं लिखोगे, क्योंकि आपके दिमाग में ऑलरेडी लिख चुका है। आपने 9th लिखा, 10th लिखा, 11th लिखा, आप कितना लिखोगे, ठीक है। लिखने से नहीं है, जो चीज़ लिखवानी होती है हम आपको यहीं क्लियर करा देते हैं। जो हमारा सुनने से ही काम हो जाएगा वो हम बता देंगे। और इसी का उल्टा होता जाता है कॉट का भी, सेक का भी और कॉसेक का भी, ठीक है। तो जितने भी हमारे ये होते हैं तो आप इसको याद कर लेते हैं। तो वैसे ही जो हमारी कहानी है उसको सुनते जाइए और जो उसमें मेन पॉइंट है, फॉर्मूला टाइप का, तो वो हम आपको बता देते हैं, लिख के बता देते हैं, ठीक है। उसकी दिक्कत ना लीजिए नोट्स की, आप इसको पढ़ते रहिए बस। जो हमारा डेली वीडियो आती है क्या हमारा 1815 के बाद एक नया रूढ़िवादी, ठीक है, एक नया रूढ़िवाद, यानी कि यूरोप में रूढ़िवादी की प्रमुख विशेषताएं, ये किसके बाद है? 1815 के बाद, 1815 ईस्वी के बाद। अब बात करते हैं इस हेडिंग के अंतर्गत क्या आता है, मतलब इस हेडिंग के अंदर दिया क्या हुआ, इसका हेडिंग का मतलब क्या है। यूरोप में रूढ़िवाद के प्रमुख विशेषता। 1815 के बाद यूरोप में एक नया रूढ़िवाद सामने आया, ठीक है। 1815 के बाद यूरोप में एक नया रूढ़िवाद सामने आया जिससे सरकार रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी, ठीक है। रूढ़िवाद की भावनाओं से प्रेरित थी सरकार, और वहाँ की इस भावना के तहत मानना था कि राजतंत्र और चर्च सामाजिक ऊंच नीच की परंपरा आदि को बनाए रखना चाहिए। यानी कि वो ऊंच नीच की परंपरा को बनाए रखना चाहते थे और चर्च जैसे ही चलाया जा रहा था 2 वर्ग के पादरियों में, वैसा ही वो चलाए रखना चाहते थे। और क्या है हमारा, साथ ही वो इसे स्वीकार करते थे कि आधुनिकीकरण के साथ राजतंत्र को अधिक मजबूत बनाया जा सकता है। मतलब कि देखिए, अगर
किसी भी कंट्री में डेवलपमेंट चाहिए, ठीक है, विकसित करना है, तो उसमें नया आविष्कार करते जाइए, वो नया आविष्कार करते जाइए, वो कंट्री क्या हो जाएगी, यानी कि वो देश हमारा क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। वैसे ही वो चाहते थे कि हम नए नियम बनाएं और नए आविष्कार करें जिससे हमारा देश विकसित हो और बुधासत्व की समाप्ति की गई। उनके सभी प्रयास राजतंत्र को शक्ति प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा जो रूढ़िवादी की प्रमुख विशेषता थी यूरोप में, ये हमने बता दिया। अब हमारा आता है वियना कांग्रेस और वियना संधि का फ्रांस पर प्रभाव। वियना कांग्रेस और वियना संधि का कांग्रेस पर प्रभाव, ये हमारा आता है, वियना वाला आता है। वियना की 2 हेडिंगें हैं और दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों में से कोई भी पूछ देगा तो आप उसको अगर नहीं लिख के आए तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो लिख लेते हैं, जो हमारी पहली हेडिंग है वियना वाली, वियना कांग्रेस और वियना संधि का फ्रांस पर प्रभाव। वियना संधि का फ्रांस और कांग्रेस पर वियना कांग्रेस और वियना संधि का फ्रांस पर प्रभाव। अब बात करते हैं, ये दोनों एक ही है लेकिन ये भी अलग है, ये भी अलग है, और लेकिन दोनों का असर किस पे पड़ रहा है, एक ही कंट्री पर किस पे पड़ रहा है, हमारा फ्रांस पर पड़ रहा है, फ्रांस पर, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रांस पर ही क्यों। 1815 ईस्वी में ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसी शक्तिवादी जिन्होंने नेपोलियन बहुत बड़ा ही राजा था, उसको पराजित किया था इन सभी लोगों ने मिलकर। किसने? फ्रांस, ब्रिटेन, फ्रांस और ऑस्ट्रिया, ठीक है। फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और ऑस्ट्रिया और प्रसा, ठीक है, प्रसा, इन सभी देशों ने मिलकर इसको पराजित किया था और यूरोप के लिए समझौता करने हेतु वियना में मिले 1815 में आयोजित वियना सम्मेलन कब हुआ था? अब इससे आता है हमारा वियना सम्मेलन कब हुआ था। वियना सम्मेलन 1815 और इसमें क्या हुआ था? नेपोलियन का अंत हुआ था। तो इसको कैसे लिखेंगे? ज़्यादा लंबा चौड़ा वर्ड नहीं लिखेंगे। नेपोलियन का क्या हो गया? अंत हो गया। नेपोलियन का क्या हो गया? अंत हो गया। और किसने करा था वो हम लिख देते हैं ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रसा, ठीक है। ये हमारे जो कंट्री थी उसमें हमने वो लिख दिया है। और जो हमारे वियना सम्मेलन के अध्यक्ष ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने की। किसने करी थी? ये जो हमारा सम्मेलन था वो किसने करा था? 1815 में किसने करा था? उनका भी नाम लिख लेते हैं, चांसलर ड्यूक मैटरनिक। चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने करी थी, ठीक है। चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने करी थी। क्या करी थी? वियना का सम्मेलन कराया था। वियना का सम्मेलन कराया था सन 1851 में, सॉरी 1815 ईस्वी में। 1851 बहुत दूर चला गया, ठीक है। 1815 ईस्वी में। अब आप क्या कहेंगे? इसमें नेपोलियन का अंत भी हुआ था। और वो किन किन राज्यों ने करा था? और वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था। चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने करवाया था, ये आयोजित कराया था ये सम्मेलन किसने? चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने करवाया था। अब बात करते हैं वियना संधि के द्वारा फ्रांस को कमजोर तथा अन्य देश कौन कौन से? फ्रांस को कमजोर और रूस और प्रसा, ऑस्ट्रिया को मजबूत बनाने के लिए। अब आप कहेंगे फ्रांस को कमजोर, क्योंकि क्या कहा जा रहा है? हेडिंग में ही कह दिया है, ये किसमें? यूरोप में रूढ़िवादी की प्रमुख विशेषता। अब इसमें क्या कहा
कि वियना कांग्रेस और वियना संधि का फ्रांस पर प्रभाव। अब फ्रांस पर प्रभाव पड़ा है तो जाहिर सी बात है, तो इनको इसमें एक पॉइंट जरूर ही लेके चलेंगे कि फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो क्या प्रभाव पड़ा? फ्रांस को कमज़ोर बनाने के लिए और रूस ऑस्ट्रिया को मजबूत बनाने के लिए ये करा गया था। रूस और ऑस्ट्रिया को मजबूत बनाने के लिए ये कराया गया था सम्मेलन। इसको लिख देते हैं, किसको? फ्रांस को कमजोर, रूस ऑस्ट्रिया, ठीक है, रूस ऑस्ट्रिया और जो हमारा आदि को शक्तिशाली बनाया गया। ठीक है, आदि को क्या बनाया गया? शक्तिशाली बनाया गया। ये आप लिख लीजिए, ठीक है, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए अच्छे से, इसको लिख लीजिए, ठीक है। ये ऑस्ट्रिया लिखा है, दिख नहीं रहा, रुक जाइए, इसको लिख देते दोबारा, ऑस्ट्रिया। क्या लिखा है? ऑस्ट्रिया। इन देशों को मजबूत बनाने के लिए और फ्रांस को कमज़ोर बनाने के लिए यह सम्मेलन किया गया था। अब बात करते हैं, इस संधि का उद्देश्य नेपोलियन द्वारा युद्ध के दौरान किए गए बदलावों को समाप्त करके पहले की स्थिति को बहला देना था। ठीक है, क्या देना था? बहला देना था। सॉरी, बहाल देना था। ये क्या कहा जा रहा है कि ये किसके लिए करा गया था? वियना संधि का सम्मेलन सन 1815 ईस्वी में और फ्रांस ड्यूक मेटरनिख ने करवाया था। और इसमें क्या हुआ था? नेपोलियन का अंत हुआ था और ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रसा, ठीक है, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और प्रसा, और फ्रांस को कमज़ोर और रूस, ऑस्ट्रिया आदि को शक्तिशाली बनाने के लिए करा गया था। अब इसके क्या था? इसमें नेपोलियन के अंत के दौरान, नेपोलियन का अंत यानी कि उसके शासन का अंत, ठीक है, नेपोलियन का अंत यानी कि उसके शासन का अंत और समाप्त करके पहले की स्थितियों को बहाल करना था। यानी कि पहले की स्थिति वो लाना चाहते थे जब वो आज़ाद हुआ करते थे, जब उस पर नेपोलियन का राज नहीं हुआ था। अब बात करते हैं फ्रांस में वियना संधि के द्वारा यूरोप में जो परिवर्तन हुआ वे निम्नवत हैं। ठीक है, यूरोप में जो परिवर्तन हुए वो निम्नवत है। अब इसको लिख लेते हैं। इसको लिखने के लिए इसको आप लिख लीजिए, हम इसके नीचे लिखेंगे फिर ऊपर रफ कर देंगे। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो। ठीक है, अब लिखते हैं इसके नीचे जो हमारा आता है, वियना संधि द्वारा यूरोप में जो परिवर्तन हुआ। वियना संधि द्वारा यूरोप में जो परिवर्तन हुआ, ठीक है, परिवर्तन हुआ। अब आप इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। अब इसके परिवर्तन की बात करते हैं, इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए एक एक करके सारे जो परिवर्तन हमारे हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में अपने बुक में कहीं कोने में लिख लेते हैं। ठीक है, अपना जो नोट्स बुक है हमारा, जो ये चैनल वाला है उसको अलग बनाइएगा, ठीक है, स्कूल वाला अलग। अब बात करते हैं वियना संधि द्वारा यूरोप में जो परिवर्तन हुआ। अब बात करते हैं उसकी, यूरोप में कौन कौन से परिवर्तन हुए, यूरोप में कौन कौन से परिवर्तन हुआ, अब उनकी बात करते हैं। किसका? वियना संधि द्वारा। वियना संधि द्वारा जो परिवर्तन हुआ, पहला तो फ्रांस के उन क्षेत्रों को खो दिया गया जिन पर नेपोलियन के समय में नेपोलियन ने कब्जा करा था। ठीक है, नेपोलियन ने अपने समय में जिस राज्य पर कब्जा करा था उस राज्य को खो दिया गया था। अब बात करते हैं, फ्रांस ने उन क्षेत्रों को खो दिया जिन पर नेपोलियन का कब्जा था। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे?
फ्रांस ने उन राज्यों को खो दिया जिस पर नेपोलियन का कब्जा था। नेपोलियन का कब्जा था। यानी कि जिन राज्यों पर उसका कब्जा था उसके समय में, जब नेपोलियन का अंत नहीं हुआ था, तो बात करते हैं तो उसमें क्या बोलता है कि वो राज्य खो दिए होते हैं यूरोप के लोगों ने। यूरोप के लोगों ने वो राज्य खो दिए थे जिस पर नेपोलियन का कब्जा था। पहला तो ये प्रभाव पड़ा। अब बात करते हैं फ्रांस ने, ठीक है, फ्रांस ने उन राज्यों को खो दिया था। अब बात करते हैं अगले प्रभाव की जो हमारा इस पर प्रभाव पड़ा। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य स्थापित कर दिए गए जिसने भविष्य में फ्रांस अपना साम्राज्यवादी विस्तार ना कर सके। ठीक है, जब उनके जो बॉर्डर थे, ठीक है, फ्रांस के बॉर्डरों पर राज्य के निर्माण कर दिए गए, राज्य के निर्माण कर दिए गए, तो फिर जब उनको अगले जो बाकी किसी देश से आदान प्रदान करना था किसी भी चीज़ का, तो वो असंभव हो गया था क्योंकि वो उसके विरोध में थे, क्योंकि वो जो बॉर्डर वाले क्षेत्र थे, जो राज्य था, वो उसके विरोध में था। अब बात करते हैं और नीदरलैंड राज्य स्थापित किया गया। उत्तर में नीदरलैंड स्थापित किया गया जिसने बेल्जियम सम्मिलित था, और दक्षिण पिडमॉन्ट में जेलिया को जोड़ दिया था। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये कौन कौन से राज्य हैं। अब आपको बताते हैं, ये जो हमारे बॉर्डर पे राज्य बने थे वो यही थे, जो हमारे फ्रांस के बिल्कुल बाउंड्री पर जो राज्य बने हुए थे वो यही थे, और जिनके कारण बाहरी देशों से आदान प्रदान नहीं हो पा रहा था। तो ये लिखते हैं फ्रांस की सीमाओं पर राज्य स्थापित करे गए। फ्रांस की सीमा पर स्थापित राज्य, सीमा पर स्थापित राज्य। अब आप कहेंगे राज्य, अब आपको हम वो राज्य लिख देते हैं, राज्य वो लिख देते हैं। क्या लिखा है? पहला नीदरलैंड, पहला हमारा क्या है? नीदरलैंड, नीदरलैंड। आपने नीदरलैंड लिख लिया। अब अगला लिखिए, अगला हमारा क्या है? नीदरलैंड हो गया, और बेल्जियम और दक्षिण पिडमांट, बेल्जियम लिखिए, बेल्जियम और पिडमांट, ठीक है, क्या है? बेल्जियम और पिडमांट। अब ये राज्य जो हमारे थे फ्रांस के बॉर्डरों, यानी बॉर्डर जो उसके किनारे किनारे के राज्य थे, बिल्कुल बॉर्डर पर ये राज्य स्थापित करे गए थे। अगला क्या है? फ्रांस की पश्चिमी सीमाओं पर नए क्षेत्र स्थापित किए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंप दिया गया। किसको? ऑस्ट्रिया को उत्तरी नियंत्रण सौंप दिया गया, और बॉर्डर पर नए नए क्षेत्र कौन से? यही पिडमांट, बेल्जियम और नीदरलैंड, ये हमारे कहाँ पर? उत्तर में स्थापित करे गए थे। अब बात करते हैं जो हमारा पश्चिमी में था, यानी कि फ्रांस में पश्चिमी क्षेत्र पर नए राज्य स्थापित करे गए थे, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंप दिया गया था। पश्चिम में नए क्षेत्र और उत्तर, ठीक है, उत्तर में क्या हुआ था? उत्तर में हुआ था उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंप दिया गया। किसको? इटली, ऑस्ट्रिया को किसका नियंत्रण सौंप दिया गया था? ऑस्ट्रिया को इटली का नियंत्रण सौंप दिया गया। इटली का, किसका? इटली का नियंत्रण सौंप दिया गया था। किसको? ऑस्ट्रिया को।
सौंप दिया। ये हमारा लिख दिया गया है इसको, जो हमारी तीसरा प्रभाव पड़ा था। अब बात करते हैं चौथे और लास्ट प्रभाव की, जो हमारा इस पर पड़ा। बात करते हैं चौथे प्रभाव की। नेपोलियन ने जिन 39 राज्यों को अपने महासंघ में शामिल किया था, उन्हें पूर्ववत फ्रांस का हिस्सा रखा गया। यानी कि नेपोलियन ने जिन 39 राज्यों, किसने 39 राज्यों पर कब्जा करा था नेपोलियन ने, लिख लेते हैं उनको। नेपोलियन के 39 राज्यों पर राज्यों को अपने महासंघ में, ना ये लिखेंगे आप, अपने महासंघ में स्थापित किया, अपने महासंघ में स्थापित किया। और बात करते हैं, उन्हें पूर्ववत फ्रांस का हिस्सा रख दिया गया। उन्हें पूर्ववत फ्रांस का हिस्सा रख दिया गया। अब आप कहेंगे ये क्या है, क्योंकि उन्होंने जो 39 राज्यों पर कब्जा करा था नेपोलियन ने, वो किस में रख दिया गया, फ्रांस में। फ्रांस में उसको दे दिया गया और वो क्या हो गया, फ्रांस का हिस्सा हो गया। वो फ्रांस का हिस्सा हो गया। कौन, 39 राज्य जिस पर नेपोलियन ने कब्जे करे थे। और लास्ट जो हमारा था, सॉरी पांचवा एक और बाकी हमारा, रूस को पोलैंड एक हिस्सा दिया गया था। रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया था, जबकि प्रसा को सैक्सनी का एक हिस्सा मिला था। अब देखिए, एक एक राज्य को दूसरे राज्य का एक एक हिस्सा मिला था, ये इसमें कह दिया गया। और किस राज्य को कौन सा हिस्सा मिला था, रूस को पोलैंड का एक हिस्सा मिला था। किसको, रूस को पोलैंड का एक हिस्सा मिला था। और अगला क्या है, प्रसा को हमारा सैक्सनी का एक हिस्सा मिला था। किसका, सैक्सनी का। ठीक है, ये लिख दिया हमने, जो हमारा लास्ट में है। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे आप, ये इसको लिख लीजिए। क्या लिखा है, प्रसा को सैक्सनी का एक हिस्सा मिला था, और जो हमारा रूस था उसको पोलैंड का एक हिस्सा मिला था। ये जो हमारे पांचों प्रभाव थे वो आपने लिख लिए होंगे, पांचों प्रभाव आपने लिख लिए होंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है। वियना की 2 हेडिंग हैं, लेकिन दोनों हेडिंगों में से एक हेडिंग पूछी जाती है, लेकिन हम आपको दोनों बताएंगे और दोनों अच्छे से बताएंगे। एक हेडिंग क्लियर हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वियना की अगली हेडिंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।